Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग्स जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। 3 थ्योरम्स हमने उस लेक्चर में डिराइव करी थी, उसके आगे से आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का डिस्कशन हमारा सिंपल ऑर्डिनरी रिंग्स पे नहीं होके स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स पे बेस्ड रहेगा। दे आर इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। तो आज के लेक्चर में हम इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने 3 थ्योरम्स करी थी उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगली थ्योरम आप देखिए, अगली थ्योरम क्या रही है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है किंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। दैट मीन्स प्रत्येक क्षेत्र तो पूर्णांकीय प्रांत होगा किंतु प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। अब प्रूफ में हमें फील्ड को इंटीग्रल डोमेन शो करना है, तो हम मान लेते हैं f कोई भी फील्ड है। अब फील्ड आपने इसको लिया है तो फील्ड 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला, f होना चाहिए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी फील्ड की होती है कि इट शुड हैव यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड तीसरी कंडीशन फील्ड की कि फील्ड के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वापस फील्ड में ही होना चाहिए। तो एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ f शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन f इटसेल्फ। अब इसे हम प्रूव करेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन में भी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि इट इज़ कम्यूटेटिव, इट हैज़ यूनिटी, एंड तीसरी कि इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। उसमें से देखिए 2 प्रॉपर्टीज़ तो फील्ड के साथ कॉमन होती हैं। जैसे ही आपने f को फील्ड लिया तो ये कम्यूटेटिव भी हो गया एंड विथ यूनिटी भी हो गया। तो इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बच रही है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो अब विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स प्रूव करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स a एंड b f में ले लेते हैं। इस तरीके से लिए गए हैं सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स आपको प्रूव करना है। दैट मीन्स आपको शो करना पड़ेगा कि अगर 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहला 0 हो या दूसरा एलिमेंट 0 हो। अब अगर आपने पहले को नॉन ज़ीरो ले लिया है तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र शो करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन b मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए a हमने f में लिया है सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और फील्ड की कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ every non-zero element of f exists in f। तो a क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 लिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी f में एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 0 ले रखा है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे a इन्वर्स और a आपके आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा इनके कॉम्बिनेशन से, और आपके पास रह जाएगा b इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि ए बी अगर इक्वल टू 0 है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ रहा है कि सेकेंड एलिमेंट b मस्ट बी इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं f इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, और जैसे ही ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स हुआ तो ये कम्यूटेटिव एंड विथ यूनिटी तो था ही ऑलरेडी। अब विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होते ही ये हो गया इंटीग्रल डोमेन। इसलिए एवरी फील्ड, क्योंकि f को हमने फील्ड लिया था और प्रूव कर दिया है इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, इसलिए एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। अब
विलोम सत्य नहीं है या कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से। जैसे अगर हम कंसिडर करें रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस डॉट, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इंटीजर्स की जो रिंग है कम्यूटेटिव होती है। आप कोई भी दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई करें, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। इसमें यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1 इज़ एन इंटीजर, 1 बिलोंग्स टू z, इसलिए दिस इज़ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। साथ में इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर्स लेके मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी हो सकता है या तो पहला इंटीजर ज़ीरो हो या दूसरा इंटीजर ज़ीरो हो। तो इट इज़ अ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, इसलिए दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, बट दिस इज़ नॉट अ फील्ड। फील्ड के लिए एडिशनल कंडीशन जो आपको रिक्वायर्ड रहती है वो है कि इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वापस इसी में होना चाहिए। लेकिन z प्लस डॉट में सिर्फ दो एलिमेंट्स प्लस एंड माइनस वन, प्लस वन एंड माइनस वन ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z में है। बाकी किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटीजर 2 लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/2, लेकिन 1/2 z का एलिमेंट नहीं है, इसलिए प्लस एंड माइनस वन के अलावा और किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z में वापस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए z इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट दिस इज़ नॉट अ फील्ड। इसलिए हम कह सकते हैं एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी अ फील्ड। सो दिस completes द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम। जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में देखा कि हर इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना ज़रूरी नहीं है, तो अब हम ऐसी कंडीशंस निकालने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल डोमेन जिनके अंडर फील्ड बन जाए। सो वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड द कंडीशंस अंडर विच एन इंटीग्रल डोमेन बिकम्स अ फील्ड। तो ये हम कुछ थ्योरम्स के थ्रू डिराइव करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए। अगली थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स इज़ अ फील्ड। इसमें दो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रिंग आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, साथ में कम्यूटेटिव होनी चाहिए एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी शून्य भाजक रहित रिंग है, परिमित है और साथ में क्रम विनिमेय भी है, तो वो क्षेत्र होगा। अब थ्योरम के प्रूफ के लिए देखिए, R हमें दे रखी है फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब इसको फील्ड प्रूव करना है तो फील्ड के 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फील्ड शुड बी कम्यूटेटिव, इट शुड हैव यूनिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड शुड एग्जिस्ट इन द फील्ड इट्सेल्फ। उसमें से पहली कंडीशन कम्यूटेटिविटी ऑलरेडी यहाँ दी हुई है, क्योंकि हमें दे रखा है कि R इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। तो R को फील्ड प्रूव करने के लिए 2 कंडीशंस बचती हैं। प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा R हैज़ यूनिटी एंड दूसरा R के प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स वापस R में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R एग्जिस्ट्स इन R। ये दोनों कंडीशंस आप प्रूव कर देते हैं तो R फील्ड हो जाएगा। तो अब हम बारी बारी से इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे। हम फील्ड का पहला रिक्वायरमेंट प्रूव करेंगे कि R हैज़ यूनिटी या R एक तत्समकी वलय है। क्योंकि हमें थ्योरम में दे रखा है कि R इज़ फाइनाइट, परिमित है ये, तो इसमें n एलिमेंट्स हम सपोज कर लेते हैं A1, A2 अप टू AN, और इसका कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट हम लेते हैं AI बिलोंगिंग टू R सच दैट AI इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेते हुए इस नॉन ज़ीरो एलिमेंट के
प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम आर के हर एलिमेंट के साथ, तो आपको n प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि R में n एलिमेंट्स थे। ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे A1 AI, A2 AI और लास्ट में आ जाएगा AN AI। रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी दो एलिमेंट्स R के कंबाइन करो, वापस R का ही एलिमेंट आपको मिलता है। तो ये जितने भी सारे एलिमेंट्स आए हैं क्योंकि R के ही दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आए हैं, सो ऑल दीज विल बी एलिमेंट्स ऑफ R। साथ ही कंडीशन है कि इनमें से कोई दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप दो एलिमेंट्स को इक्वल मान लेते हैं, जैसे अगर आपने मान लिया AR AI इज इक्वल टू AS AI, तो दोनों को एक तरफ आप ट्रांसफ़र करो, आपके पास आ जाएगा AI कॉमन और AR माइनस AS मल्टीप्लाइड बाई AI इज इक्वल टू 0। अब R हमें दे रखी है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, तो दो एलिमेंट्स AR माइनस AS एंड AI का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है ये तभी पॉसिबल है या तो अगर पहला एलिमेंट ज़ीरो हो या दूसरा एलिमेंट ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ हमने AI को नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले रखा है, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि AR माइनस AS शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस विल गिव यू AR इज इक्वल टू AS। तो AR AI इज इक्वल टू AS AI ये पॉसिबल तभी है जब AR इज इक्वल टू AS। इसका मतलब ये जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए थे A1 AI, A2 AI, AN AI, इसमें A1 A2 AN सब डिस्टिंक्ट थे, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स आएंगे एंड ऑल दीज विल बी एलिमेंट्स ऑफ R। अब आप देखिए R में केवल n ही एलिमेंट्स थे, ये R के n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। अब हम कह रहे हैं कि ये जो n प्रोडक्ट्स आए हैं ये सब भी R के एलिमेंट्स हैं और साथ में ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हैं, तो दैट मीन्स R के एलिमेंट्स को ही लिखने के आपको दो तरीके मिल गए। आप R के एलिमेंट्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी R के ही n एलिमेंट्स हैं, तो R को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R। अब आप देखिए R के एलिमेंट्स को लिखने का दूसरा तरीका हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब AI भी R का ही एलिमेंट था, ये भी R के ही एलिमेंट्स हैं, तो AI इनमें से किसी एक के बराबर होना चाहिए, तो वी मस्ट हैव AI should be equal to AK AI for some AK belonging to R, that means इनमें से एक AI होना चाहिए। अब साथ ही में हमें कंडीशन दे रखी है कि R क्रम विनिमेय भी है, R इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लगाइए, ये AK AI के बराबर था, यहाँ पर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो AI AK will be equal to AI and this will also be equal to AK AI by commutative property। अब इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, AI को चाहे आप लेफ्ट में चाहे राइट में AK से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस आपको वही एलिमेंट AI मिल रहा है। अब इस टाइप की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है कि किसी भी एलिमेंट को चाहे आप लेफ़्ट में चाहे राइट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाता है। तो वही यहाँ हो रहा है, AI को AK से आप चाहे लेफ़्ट में या राइट में मल्टीप्लाई करें, वापस आपको AI मिल रहा है। तो हम अब शो करेंगे कि ये जो AK है ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या R की यूनिटी है। अब यहाँ पर ये कंडीशन सिर्फ एक एलिमेंट AI के लिए सेटिस्फाई हुई थी। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है AK, इस टाइप की कंडीशन R के हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम B R का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और शो करेंगे कि इस टाइप की कंडीशन R के किसी भी एलिमेंट B के लिए सेटिस्फाई होगी। अब B जैसे ही आपने R का एलिमेंट लिया, B भी इन्हीं एलिमेंट्स में से एक होना चाहिए, क्योंकि R के
आर इज इक्वल टू दिस सेट, आर के सारे एलिमेंट्स इस टाइप के हैं। तो बी भी क्योंकि इन्हीं में से एक होना चाहिए, इसलिए बी को हमने ले लिया है ए एम ए आई फॉर सम ए एम बिलोंगिंग टू आर। अब आप देखिए ए के को क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हम ए के का प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ। तो हमने निकाला ए के इंटू बी। रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, इसलिए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी इंटू ए के। अब देखिए बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है, यहाँ ऊपर से बी की वैल्यू रखिए ए एम ए आई एंड ए के को एज सच रखा। अब एसोसिएटिव लॉ लगा के यहाँ पर ब्रैकेट शिफ्ट किया है, तो ब्रैकेट यहाँ आपका आ गया है ए आई ए के पे, और यहाँ से हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि ए आई ए के इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, दिस इज़ द सेम एज ए आई। तो अगली स्टेप आपके पास आ गई है, दिस इज़ इक्वल टू ए एम ए आई, क्योंकि ए आई ए के इज़ इक्वल टू ए आई। अब ए एम ए आई यहाँ से आप देखिए बी वॉज इक्वल टू ए एम ए आई, तो ये ए एम ए आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, दिस इज़ इक्वल टू बी। तो फाइनल रिजल्ट अपने पास आ गया दिस ए के बी विच वॉज इक्वल टू बी ए के बी, दिस इज इक्वल टू बी ए के एंड दिस इज इक्वल टू बी। तो दैट मीन्स बी आपके पास आर का कोई सा भी एलिमेंट था, इसको आप चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में ए के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस आपको वही एलिमेंट बी मिल रहा है। अब ये कंडीशन आ गई है फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू आर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए के क्योंकि इस कंडीशन को आर के हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए के इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिटी इन आर। तो हमने शो कर दिया है कि आर में यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और अब हम इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमने डिराइव की है ए के, इसको अब हम डिनोट करेंगे ई से। अब हम फील्ड की सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर एग्जिस्ट्स इन आर, मतलब आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम भी आर में ही विद्यमान है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई हम आर में ऑलरेडी अभी जस्ट डिराइव कर चुके हैं। अब ये क्योंकि आर में आ गई है, और आर के सेकंड रिप्रेजेंटेशन से हमने देखा था कि आर के हर एलिमेंट को आप ए आई के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ई को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं ए जे ए आई, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको ए आई ए जे भी लिखा जा सकता है फॉर सम ए जे बिलोंगिंग टू आर। अब इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, ए आई को ए जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में मल्टीप्लाई करें, आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। अब किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी तभी आती है जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों। इसका मतलब क्योंकि ए जे एंड ए आई को मल्टीप्लाई करने पे आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है, दिस मीन्स ए जे इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए आई बिलोंगिंग टू आर। अब ए आई आपका आर्बिट्ररी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको आर में ही मिल रहा है, दिस मीन्स एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, चाहे आप कोई सा भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लें आर में, every non-zero element of R will have its multiplicative inverse in R itself। तो ये आपकी फील्ड की सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई, और अब हम कह सकते हैं कि R इज़ अ फील्ड, क्योंकि R आपका कम्यूटेटिव तो ऑलरेडी था, हमने शो कर दिया कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी R में ही एग्जिस्ट कर रहा है। So this completes the proof of the theorem। अब इस थ्योरम के प्रूफ से हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, which we have represented here in the form of a corollary, that every finite integral domain is a field। प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है।
अब देखिए पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स इज़ अ फील्ड। अब अगर हम फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कंसिडर करते हैं तो यहाँ हमने इसको फाइनाइट कह दिया, और जैसे ही आपने इसको इंटीग्रल डोमेन कहा तो ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी से कम्यूटेटिव भी हो गई और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स भी हो गई। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। और अब आप पिछली थ्योरम यूज़ कर लीजिए तो आपका डायरेक्टली ये रिजल्ट मिल जाएगा कि इट विल बी अ फील्ड। अब इसी थ्योरम की नेक्स्ट कोरोलरी है कि दिस रिंग जेड पी एडिशन मॉड्यूलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ पी इज़ प्राइम। तो पिछले लेक्चर की थ्योरम में हमने इसको प्रूव किया था कि जेड पी एडिशन मॉड्यूलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ पी इज़ प्राइम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जेड पी में जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू p-1 होते हैं, तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट है। सो दिस इज़ अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। और अगर आप पर वाले रिजल्ट को यूज़ कर लेते हैं तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड, तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि दिस विल बी अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ पी इज़ प्राइम। क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इट विल बी अ फील्ड एंड इट विल बी अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ पी इज़ प्राइम। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कोरोलरीज हैं जो अपनी थ्योरम से डिराइव हुई हैं। और इस लेक्चर में हमने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव किए हैं कि एक तो एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरा, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ ऑलवेज अ फील्ड। This brings us to the end of our discussion on relation between integral domain and field. Thank you for watching.